अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है। यहाँ पे हयात की अगली किस्त। ये इमामा 7-8 माह पहले वाली इमामा से बहुत मुख्तलिफ थी। वो अब भी पहले की तरह एक चादर में मलबूस थी, लेकिन इस चादर और लिबास इसका बेहद नफीस और महंगे थे। बावजूद इसके कि वो कैजुअल ड्रेस में थी, इसके हाथों और कानों में पहनी हुई ज्वेलरी ने जलाल को एक लम्हे के लिए चौंका दिया। उसकी वेडिंग फिंगर में एक रिंग थी, लेकिन ये वो वहम था जिसकी वो तस्दीक नहीं करना चाहता था। क्यों? पता नहीं क्यों। ये वो चेहरा नहीं था जिसे उसने अपने क्लिनिक पर देखा था। मेकअप से आ रही चेहरे के साथ वो इमामा डरी, सहमी, कंफ्यूज और बहुत बुझी हुई लग रही थी। सामने खड़ी उमामा के चेहरे पर भी मेकअप नहीं था। इसके बाल भी बेहद आम से अंदाज में ढीले जूड़े की शक्ल में लिपटे हुए उसकी गर्दन पर की नजर आ रहे थे, यूं जैसे वो इत्तफाकन किसी काम से घर से निकली हो। लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे और आंखों में एक चमक थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज 10 साल पहले की इमामा की तरह थी। वो इमामा जिससे पहली बार मिलकर वो अट्रैक्ट हुआ था, केयरलेस, बेनियाज, लेकिन बेहद पुरअतमाद और पुरसुकून। एक ही नज़र में जलाल को एहसास हो गया था कि इमामा हाशिम बहुत बदल चुकी है। क्यों और कैसे? उसे थोड़ी सी बेचैनी हुई थी। उसके हुक्म में खड़ी उस कीमती गाड़ी को बाज़ाहिर सरसरी देखते हुए जलाल ने उससे पूछा था, तुम अभी से फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हो? उसका जी चाहा कि काश इसमें आने वाली सारी तब्दीलियाँ किसी बोनस, किसी हैंडसम पैकेज की मरहून मन्नत हो। कमीनी ख्वाहिश थी, लेकिन जलाल अंसर की इस वक्त यही ख्वाहिश थी। मर्द को अपनी मतरोका औरत को मूव्ड ऑन देखकर हतक का एहसास होता है, और वो इस एहसास से बचना चाहता था। नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। ओह अच्छा, वो बड़बड़ाया। तो तुम कुछ नहीं कर रही आजकल? अम्मा चंद लम्हे खामोश रही। अगला जुमला कहना मुश्किल था, मगर बेहद ज़रूरी था। मेरी शादी हो गई है। वो अब भी ये नहीं कह सकी कि मैंने शादी कर ली है। जलाल के चेहरे से एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट गायब हो गई। ओह अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। वो बर वक्त संभला था। इमाम ने उसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट नोटिस नहीं की। तुमने बताया नहीं, ना इनवाइट किया। क्या करता है वो? आप जानते हैं उसे, सालार सिकंदर। उसने गला साफ करके कहा। ओह। एक लम्हे के लिए जलाल के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो बैंकर है, मैं जानता हूँ। जलाल उसकी बात काट कर उसके सालार का बैंक और उसकी पोस्ट बताने लगा। आपको कैसे पता है? वह हैरान हुई। आधे शहर को तुम्हारे शहर आधे शहर को तुम्हारे शौहर के बारे में पता होगा। बिजनेस कम्युनिटी में मेरा काफ़ी मिलना जुलना है, तो इसके बारे में पता चलता रहता है। 2-4 बार गैदरिंग्स में भी देखा है मैंने उसे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। वो अब नॉर्मल हो रहा था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आओ लंच करते हैं, गपशप लगाएंगे, इतने अरसे बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें करनी। उसने बेतकल्लुफ़ी और गर्मजोशी से कहा। वो शहर के मसरूफ़ और महंगे तरीन डॉक्टर्स में से एक था। पुरानी महबूबा के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता, लेकिन शहर के सबसे बाअसर बैंकर की बीवी के लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं था। इमाम हाशिम यकदम उसकी सोशल नेटवर्किंग के एक मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गई थी। नहीं, मैं ग्रोसरी करने आई हूँ, डिनर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। इमामा ने उसे टालना चाहा। उसे यकीन था वह इसरार नहीं करेगा। जलाल के बारे में उसके अंदाजे आज भी गलत थे। यार ग्रोसरी हो जाएगी, मैं खुद करा दूंगा, लेकिन लंच के बाद। वो सामने रेस्टोरेंट है, 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे हम। जलाल ने उसकी बात मुकम्मल करने ही नहीं दी उसे। मैं उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जलाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बादन खास्ता उसके पीछे रेस्टोरेंट में चली आई। तो कैसी गुजर रही तुम्हारी लाइफ अपने शौहर के साथ? मेन्यू ऑर्डर करते ही जलाल ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उससे पूछा। इमामा ने उसका चेहरा देखा। वो सिर्फ सवाल नहीं था, जलाल जैसे जानना चाहता था कि उसके अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ खुश रह सकती है या नहीं। बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूँ सलार के साथ। उसे हैरत हुई थी। इस सवाल का जवाब देना कितना आसान कर दिया सालार ने। कुछ खोजना, टटोलना या छुपाना ही नहीं पड़ा। वो उसके साथ खुश थी। गुड, अरेंज मैरिज तो नहीं होगी? सालार, तुमने अपनी मर्जी से शादी की होगी। उसने जलाल का चेहरा पढ़ने की कोशिश की कि वो इस सवाल के ज़रिए क्या जानना चाहता है। हाँ, सलाल ने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की है। उसने अपनी फैमिली से पूछा नहीं था, बल्कि बताया था। सलाल का ख्याल था कि मर्द को शादी करते वक्त अपनी मर्ज़ी देखनी चाहिए, फैमिली की नहीं। जलाल के चेहरे का रंग बदला। वो खुद भी चंद लम्हे के लिए कोई अगला जुमला नहीं बोल सकी। उसने वो आखिरी बात किस हवाले से और आखिर क्यों कही थी, इसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। वो ना तो उसे कोई ताना देने आई थी, ना ही कोई गिला करने। फिर ऐसी बात, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखता है वो। उसने चंद लम्हे जलाल को जैसे कुछ तावील देने की कोशिश की। तावील पिछले जुमले से भी ज़्यादा चुभी थी। जाहिर है, सालाना लाखों कमाने वाले शौहर की तारीफ बीवी पे फ़र्ज़ होती है। इस बार उसका हंस कर कहा हुआ जुमला इमामा को चुभा था। लाखों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे शौहर की तारीफ करना बीवी पर फ़र्ज़ होती है।
जलाल ने उसके जुमले को नज़रअंदाज करते हुए हंसकर कहा, तो पता रखा करो ना उसके लाखों का। कैसी बीवी हो तुम? 1.5-2 करोड़ तो बना ही लेता होगा साल में। बहुत बड़े बड़े मुआहदे करवाता है वो। तुम्हारा शौहर तुम्हें बताता नहीं? नहीं, हम और चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, ज़रूरी चीज़ों के बारे में। उसका लहजा बेहद सादा था, लेकिन जलाल के पेट में गिरहें पड़ गई थी। उसने ज़ोरदार कहका लगाया, बाज़ दफ़ा हंसी की शदीद ज़रूरत पड़ जाती है। चालाक मर्दों को ऐसी बीवियों की ज़रूरत होती है। तुम लोगों की रिहाइश कहाँ है? उसने जूता मारा, फिर मासूमियत से पूछा। इमामा ने उसके तबसरे पर कुछ कहने के बजाय उसे अपना एड्रेस बताया। वो उसके साथ साथ सलार को मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहती थी। ओह, अपार्टमेंट, वो भी रेंटेड। कोई घर वर लेना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे 2-3 घर हैं अच्छे पोश एरियाज़ में, तुम लोग रेंट कर लो। जलाल की फयाज़ाना ऑफ़र की। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, हम कंफर्टेबल हैं वहाँ पर, अमामा ने कहा। और अब उसे अपने घर की मज़ीद तफ़सीलात बताने लगा, उसका रकबा, उसका नक्शा, दुनिया जहाँ का वो सामान जो उसने अपने घर में इकट्ठा किया है। तुम सलार के साथ आओ ना किसी दिन खाने पर। बात करते करते उसने ऐसे कहा जैसे वो वाकई सिर्फ दोस्त ही थी, और दोस्त ही रहे थे। वो बोल नहीं सकी। अगर वो बेहिस था तो बहुत ही ज़्यादा, अगर जालिम था तो इंतहा का था। ओह जलाल साहब, देखिए कहाँ मुलाकात हो रही है। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था जो रेस्टोरेंट के अंदर अपनी बीवी के साथ उसकी टेबल के पास से गुजरते हुए जलाल से मिलने लगा। इमामा चौंक कर उस आदमी की तरफ मुतवज्जो हुई। ये भाभी हैं? वो आदमी अब जलाल से पूछ रहा था। नहीं, ये मेरी पुरानी दोस्त हैं, जलाल ने फ़ौरन से पेशतर कहा। इमामा ने इस आदमी की आंखों में इज्जत का एक तासुर आते और फिर जलाल के तारुफ पर उसे गायब होते देखा। एक रस्मी हाय हेलो के बाद वो आदमी दोबारा जलाल से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। उसने और उसकी बीवी ने इमामा की तरफ दूसरी नज़र भी नहीं डाली। वो बेचैन हुई थी। उसे अंदाज़ा था कि वो जलाल के इस अधूरे से तारुफ से क्या समझे होंगे। जलाल की कोई गर्लफ्रेंड, कोई टाइम पास, कोई डेट, या फिर अस्पताल में काम करने वाली कोई डॉक्टर या नर्स जिसे जलाल वक्त गुजारी के लिए लंच पर वहाँ ले आया हो। जलाल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। उसे पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसने अपना बैग उठाया और एकदम खड़ी हो गई। जलाल के साथ वो कपल भी चौंका। नहीं, खाना आने वाला है, खा कर जाएंगे। जलाल ने कहा, नहीं, मुझे ग्रोसरी करनी है, फिर कुकिंग भी करनी है। वो मेरे शौहर को तो घर में आते ही खाना तैयार मिलना चाहिए। आज वैसे भी उसने कुछ खास डिशेस कही हैं। मिस्टर और मिसेस फारूक ने इस बार मुस्कुरा कर उसे देखा। वो भी जवाब में मुस्कुराई। उसने शौहर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया था वो नहीं जानती थी। शायद इस कपल की आंखों में इज्जत की इस नज़र को दोबारा देखना चाहती थी जो चंद लम्हे पहले जलाल की बीवी समझने पर उनकी आंखों में झलकी थी। उसका अंदाज हतमी था कि जलाल इस बार उसका पर इससे इसरार नहीं कर सका। अच्छा, सलार का कोई विजिटिंग कार्ड और अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दे दो, उसने मामा से कहा। उसके बैग में सलार के चंद कार्ड्स थे। उसने कार्ड निकाल के जलाल की टेबल पर रख दिया। अपना फ़ोन नंबर भी लिख दो। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर उसने उस कार्ड की पुष्ट पर अपना सेल फ़ोन नंबर भी लिख दिया। जलाल के पास खड़ा आदमी तब तक इस कार्ड पर लिखा नाम पढ़ चुका था। ओह, आप सालार सिकंदर की बीवी हैं? वो इसके सवाल पर पूरी तरह चौंकी थी। फारूक साहब भी बैंकर हैं, सालार को जानते होंगे, जलाल ने फ़ौरन से पेशतर कहा। बहुत अच्छे से। उस आदमी का अंदाज़ मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो एक मकामी इन्वेस्टमेंट बैंक के एग्जेक्टिव में से था। उसने मामा को अपनी बीवी से मुतारफ़ करवाया। आपके शौहर बहुत ब्रिलियंट बैंकर हैं। वो मिसेस फ़ारूक से भी अब हाथ मिला रही थी जब फ़ारूक ने सालार के लिए सताइशी कलमात अदा किए। हमें इनवाइट किया था उसने अभी कुछ माह पहले अपनी वेडिंग रिसेप्शन पर, लेकिन हम अमेरिका में थे। मिसेस फ़ारूक अब बड़ी गर्मजोशी से बता रही थी। इमामा की जान पर बनाई थी। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि वो सलार के कितने करीब हैं या सिर्फ सोशल सर्कल का हिस्सा थे। जो कुछ भी था, वहाँ जलाल के पास बैठकर अपने शौहर के किसी शनासा से मिलना उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग लम्हात में से एक था। बहुत क्लोज़ फ्रेंडशिप है इमामा और सलार के साथ मेरी, बल्कि फैमिली टाइम टर्म्स हैं। बस दरमियान में कुछ अरसा आउट ऑफ टच रहे हैं। हम 10-12 साल तो हो गए होंगे हमारी फ्रेंडशिप को इमामा। उसकी समझ में नहीं आया वो क्या कहे। उसने हैरानी से जलाल को देखा। वेरी नाइस, आप सलार के साथ आएँ किसी दिन हमारी तरफ। फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, बस सलार कुछ मसरूफ़ हैं आजकल। इमामा ने कदरे गड़बड़ा कर कहा। चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद वो इन्हें खुदाफिज कहते हुए वहाँ से निकल आई थी, लेकिन वो बेहद अपसेट थी। वक्त एक बार फिर 11 साल पीछे चला गया था, इसी मेडिकल कॉलेज में। इसके बाद जो कुछ हुआ, फिर कई साल बाद जलाल के साथ होने वाली पहली मुलाकात, फिर आज उसका सामना। वो डिपार्टमेंटल स्टोर से क्या खरीदने आई थी भूल गई थी। वो ट्रॉली लिए शेल्फ से दूसरी शेल्फ को देखते गुजर रही थी। फिर खाली ट्रॉली पर नज़र पड़ते उसने हड़बड़ाहट में सोचा कि वो क्या खरीदने आई थी, लेकिन जहन की स्क्रीन पर कुछ भी नमूदार नहीं हुआ था।
उसने बेमकसद कुछ चीज़ें चंद उठाईं, फिर बाहर आ गई। जलाल की गाड़ी अब वहाँ नहीं थी। उसकी गाड़ी के बराबर वाली जगह खाली थी। मालूम नहीं उसे क्यों ये तवक्को थी कि वो रेस्टोरेंट से बाहर आकर उसके लिए वहीं बैठा होगा। कम से कम इतना इंतज़ार तो करता कि उसे खुद रुखसत करता। उसे खुशफहमी नहीं हो रही थी, फिर भी उसे इतनी कर्टेसी की तवक्को थी। पार्किंग से गाड़ी निकालने के बाद उसे एकदम एहसास हुआ कि वो घर नहीं जाना चाहती। फिर से वो सारी चीज़ें याद आने लगी, चीज़ें वो खरीदने के लिए आई थी, लेकिन अब वो दोबारा कहीं ग्रोसरी के लिए जाने के लिए मूड में नहीं थी। बेमकसद दोपहर में सड़क पर ड्राइव करते हुए उसे खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कहाँ जा रही है। उसका ख्याल था इसने कुछ गलत टर्न लिए हैं और रास्ता भूल गई है। बहुत देर बाद उसे एहसास हुआ कि लाशऊरी तौर पे वो उस रोड की तरफ जा रही है जिस तरफ सलार का ऑफिस था। ये बेहद अहमकाना हरकत थी। वो माल रोड पर थी और अब वन वे की वजह से वापस नहीं पलट सकती थी। जब तक वो यू टर्न लेती तब तक उसके ऑफिस को क्रॉस कर चुकी थी। एक सिग्नल पर एक लंबे चौड़े ट्रैफिक जैम में फंसे उसे वो सड़क अपनी ज़िंदगी एक जितने लंबे लगे। वो 1.5 घंटा पहले सलार के साथ खुश थी, लेकिन अब खुश नहीं थी। एसी की कूलिंग एकदम ख़राब होना शुरू हो गई। उसने एसी बंद कर दिया। वो कुछ देर अपनी ज़िंदगी में गर्मी ही चाहती थी। जलाल अंसर जिसे उसके जिस्म का वो ज़ख्म था जो हर बार हाथ लगने से रिसने लगता था, और हर बात ही उसका वहम बातिल हो जाता था कि वो ज़ख्म भर गया है। गाड़ी बंद हो गई है और सिग्नल खुल गया है। बेतहाशा हॉर्न की आवाज़ों पर से चौंक कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। वो नाकाम रही। बुरी तरह नर्वस हुई। गाड़ी कोशिश के बावजूद स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। वो एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं थी। उसे अपने पीछे गाड़ियों की लंबी कतार के हॉर्न किसी भी एक्सपर्ट ड्राइवर को इस तरह बौखला देते। एक ट्रैफिक वार्डन उसके करीब आ गया। गाड़ी ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, मामा ने उससे कहा। फिर लिफ्टर से इसे उठाना होगा वरना ट्रैफिक जाम हो जाएगी, उसने उसे बताया। सिग्नल तब तक दोबारा बंद हो चुका था। वो वायरलेस पर लिफ्टर को बुलाने की लगा और वो बेहद हड़बड़ाए हुए अंदाज में गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। वो नाकाम रही थी। लिफ्टर नज़र आने पर गाड़ी से बाहर निकल आई। लिफ्टर में बैठा आदमी उसको करीबी पार्किंग में पहुंचाने के बारे में उसे बताते हुए किसी रिक्शा या टैक्सी में उसे वहाँ से जाने का मशवरा देकर गायब हो गया था। माल रोड पर इस ट्रैफिक के दरमियान उसे कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल सकती थी। हाँ, वाहिद काम वो जो कर सकती थी वो सड़क क्रॉस करके कुछ फासले पर सालार के ऑफिस तक जाना था। उस खालिद जहनी की आलम में माल रोड अबूर करके उसने सेल निकाल कर सालार को फ़ोन करना चाहा। सालार का फ़ोन ऑफ था। इसका मतलब है उसके ऑफिस ही जाना था। चंद मिनट और चलने के बाद उसके जूते का स्टेप्स खुल गया। आज बुरा नहीं, बहुत बुरा बल्कि बदतरीन दिन था। पसीने में शराबूर टूटे हुए जूते के साथ वहाँ खड़े उसने एक बार फिर किसी रिक्शा और टैक्सी को ढूंढने की कोशिश की। वो इस टूटे हुए जूते के साथ उसके ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल इसके अलावा कोई चारा भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे अपनी हालत पर रोना आने लगा था, लेकिन इस रोने का ताल्लुक उसकी हालत से ज़्यादा उसकी ज़हनी कैफियत से था। वो इस वक्त कुछ ऐसी दिलबर्दाश्ता थी। उसके बैंक की इस शानदार इमारत के सामने जूता घसीटते हुए एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसके जहन में आया कि वो सीधी ऑफिस चली जाएगी। गार्ड को अपना तारुफ कराते उसकी आंखों में इतनी हैरानी और बेयकीनी देखी थी कि उसकी इज़्ज़त नफ्स में कुछ और कमी आई थी। लेकिन मेन रिसेप्शन में दाखिल होते ही उसकी इज़्ज़त नफ्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। शानदार इंटीरियर वाला वसी और इस मार्बल हॉल उस वक्त सूटेड बूटेड कारपोरेटेड क्लाइंट से भरा पड़ा था। इस ऑफिस का ये लेआउट कभी उसके तसव्वुर में आ जाता तो वहाँ कभी भी ना आती, लेकिन अब वो आ चुकी थी। टूटी हुई चप्पल फर्श पर घसीटते उसे अपना आप वाकई माजूर लग रहा था। रिसेप्शन काउंटर पे उसने सलार सिकंदर से अपना रिश्ता ज़ाहिर करने की हमाकत नहीं की थी। मुझे सलार सिकंदर से मिलना है, उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा था। पहले अगर पसीना तपती धूप की वजह से आ रहा था तो अब यहाँ इस माहौल की वजह से उसे ठंडा पसीना आ रहा था। कि आपकी अपॉइंटमेंट है मैडम? रिसेप्शनिस्ट ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराते हुए उससे पूछा। उसका जहन एक लम्हे के लिए ब्लैंक हो गया। अपॉइंटमेंट? वो हैरान हुई। उसने जवाब देने के बजाय हाथ में पकड़े हुए सेल पर एक बार फिर उसका नंबर डायल किया। इस बार कॉल रिसीव नहीं हुई थी, लेकिन बेल बजी थी। मैं उसकी दोस्त हूँ, उसने कॉल ख़त्म होते करते हुए बेरफ्तगी से कहा। अभी वो एक मीटिंग में है, इन्हें थोड़ी देर में इन्फॉर्म करती हूँ। आपका नाम? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, इमामा। वो अपना नाम बताकर हॉल में पड़े सोफे में से एक सोफे पर जाकर बैठ गई थी। उसे तकरीबन 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। हाथ पर हाथ रख के बैठे आते जाते लोगों को देखते उसे ये लम्हे बहुत तवील लग रहे थे। 15 मिनट बाद उसने चंद अफराद के साथ सलार को बातचीत करते रिसेप्शन पर नमूदार होते देखा। वो उसे काफ़ी फासले पर था। इधर उधर नज़र दौड़ाए बगैर वो इन लोगों के हमरा रिसेप्शन की एंट्रेंस तक गया था। एक लम्हे के लिए मामा को खदशा हुआ
कि कहीं वो उनके साथ बाहर ना निकल जाए, लेकिन वो दरवाजे से कुछ पहले ही उन लोगों से हाथ मिलाने लगा और इन्हें छोड़ने के लिए वहाँ आया था। चंद मिनट दरवाजे पर इन लोगों के साथ बात करने के बाद वो इधर-उधर देखे बगैर लंबे-लंबे डग भरता दोबारा वापस जाने लगा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोका। उसने ये यकीनन दूर सोफ़े से खड़ी होती इमामा को देख लिया था, वरना सलार को कभी भी वहाँ रोककर उसके किसी विज़िटर के बारे में इन्फॉर्म ना करती। इमामा ने सलार को रिसेप्शनिस्ट की बात सुनते फिर ठिठकते देखा। वो अपनी एड़ियों पर घूम गया। वो बहुत फासले पर थी, लेकिन इतने फासले पर नहीं थी कि वो उसे देख या पहचान ना पाता। उसे सलार के चेहरे पर इतनी दूर से भी हैरत नज़र आई। फिर वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। उसने पलट कर रिसेप्शन से यकीनन उसका तारुफ करवाया था। फिर वो रुक के बगैर उसकी तरफ बढ़ा। अगर वो किसी घर में सामना कर रही होती तो इस वक्त सलार से बच्चों की तरह लिपट जाती, रोती रहती। वो कुछ ऐसी ज़हनी कैफ़ियत में थी, लेकिन वो यहाँ ये नहीं कर सकती थी। व्हाट अ प्लेज़ेंट सरप्राइज़! उसने करीब आते हुए कहा। वो बेहद खुशगवार मूड में था। मेरा जूता टूट गया, उसने बेरहमगी से जवाब दिया। उसने सलार से नज़रें मिलाए बगैर सर झुकाए हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी आंखों को पढ़े, क्योंकि वो जानती थी वो उसकी आंखों को खुली किताब की तरह पढ़ सकता है। सामने सिग्नल पर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। उसे लिफ्टर उसे कहीं उठाकर ले गया और यहाँ तुम्हारा ऑफिस था तो मैं आ गई, लेकिन शायद नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत मसरूफ़ हो। बस तुम मुझे घर भिजवा दो, उसने जवाबन एक लम्हे में अपना तमाम मसला बताते हुए कहा। उसे बेहद बेढंगे अंदाज में कहा, नो प्रॉब्लम। सलार ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसे तसल्ली दी। सॉरी मैम, आप मुझे अपना तारुफ करा देती तो मैं आपको ऑफिस में बिठा देती। डेस्क पर बैठी लड़की ने उसके करीब आकर माजरत की थी। इट्स ओके, किसी को भेजकर यहाँ करीबी किसी शू स्टोर से इस साइज़ का जूता मंगवाएं, उसने उस लड़की से कहा और फिर अगला जुमला इमामा से कहा। इमामा, ये टूटा हुआ जूता उतार दो। उतार दूँ? वो हिचकिचाई। हाँ, कोई हर्ज नहीं। मेरे बाथरूम में वज़ू के स्लीपर है, वो पहनकर पाँव धो लेना। तब तक नया जूता आ जाएगा तुम्हारे लिए। और किस सिग्नल से गाड़ी लेकर गए हैं? इमामा ने उसे अंदाजे से बताया। इसने ड्रेस बनाने वाली लड़की को गाड़ी का नंबर बताते हुए कुछ हिदायत दी। वो तब तक टूटे हुए जूते से अपना पाँव निकाल चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो उसे वहाँ से ले आया। अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त से इमामा ने महसूस किया कि इस वक्त उससे जिस सहारे की ज़रूरत थी वो उसे मिल गया। एक पाँव में जूता ना होने के बावजूद वो बड़ी सहूलत से चलते हुए उसके ऑफिस तक आ गई थी। वो रास्ते में मिलने वाले अफराद से इसी रिलैक्स्ड और आरामदाज में उसका तारुफ करवा रहा था। वैसे तुम इस तरफ आ कैसे गई? अपने ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते उसने मामा से पूछा। मैं? उसे कोई बहाना याद नहीं आ रहा था। उसका ज़हन इस वक्त इतना खाली हो रहा था। सलार चंद लम्हे जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर उसने बात बदल दी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अपनी टेबल की तरफ जाते उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए उससे कहा। उसके साइड डेस्क पर रखी अपनी एक फ्रेम तस्वीर से नज़रें हटाते हुए वो कमरे के कोने में पड़े सोफ़ों में से एक पर बैठ गई। वो इंटरकॉम पर किसी को जूस लाने का कह रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपना सेल फ़ोन उठा के कॉल रिसीव की। चंद लम्हे फ़ोन पर बात करता रहा। फिर उसने मामा से कहा, मामा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड्स कहाँ है? वो उसके सवाल पर चौंक गई। उसके पास एक सप्लीमेंट्री कार्ड था। मेरे बैग में, ज़रा चेक करो। उसने बैग से वॉलेट निकाला, फिर बारी बारी उसने तमाम हिस्से चेक किए। वहाँ कार्ड नहीं था। उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसमें नहीं है, उसने उड़ी हुई रंगत के साथ सलार से कहा। उसने जवाब देने के बजाय फ़ोन पर कहा, हाँ मेरी बीवी छोड़ आई होंगी वहाँ पे, मैं मंगवा लेता हूँ, थैंक यू। उसने फ़ोन बंद कर दिया। कहाँ है कार्ड? मामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की थी तुमने? साला ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। इसी डिपार्टमेंटल स्टोर याद आया। हाँ, वहाँ छोड़ दिया था मैंने। उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे, लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन्होंने मुझे कॉल किया। वो बैग से अपना सेल निकाल कर देखने लगी। उस पर वाकई बहुत सारी मिस कॉल्स थी, लेकिन कब आई थी? शायद जब वो रिसेप्शन में बैठी अपनी सोचों में गर्क थी। एक आदमी एक ट्रे में पानी और जूस का गिलास ले आया। उसे उस वक्त उसकी शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। प्यास की वजह से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। सालार दूसरे सोफे पर आके बैठ गया। इस दौरान इंटरकॉम दोबारा बजा। वो उठकर खड़ा हो गया। गाड़ी का पता चल गया है मम्मा? गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? उसने एक बार फिर फ़ोन होल्ड पर रखते हुए से पूछा। इमामा को अपनी अगली हमाकत याद आई। पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स, लाइसेंस दोनों वहीं छोड़ आई थी। इस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो उस खुशकिस्मत को गाड़ी के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्ट उसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहाँ से जा चुका था। उस पर स्टिकर लगा होता तो शायद वो इसे कहीं और लेकर जाता, लेकिन अब उसे करीबी पार्किंग में छोड़ गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था मालिक गाड़ी के पीछे आ रहा होगा। जूस एकदम उसके हलक में अटकने लगा था। गाड़ी में? उसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। जवाबन उसे मलामत नहीं की गई, जिसकी कि वो तवक्को कर रही थी।
आईडी कार्ड की कॉपी है। वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था। हिफ्ज़ मतकद्दुम के तौर पर आईडी कार्ड या गाड़ी के पेपर साथ देना चाहता था, ताकि अगर उसे पार्किंग में चेक किया जाए तो गाड़ी उस वक्त लाने में दिक्कत ना हो। वो गिलास रखकर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहाँ वो भी मौजूद नहीं था। उसे याद आया कि वो दूसरे बैग में था। उसका दिल वहाँ से भाग जाने का किया। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफ़ा साला ने उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। मेरे पेपर्स में देखो, मेरे वाइफ की आईडी कार्ड की कॉपी होगी। वो ड्राइवर को दो और गाड़ी की चाबियाँ भी भिजवा देता हूँ, उसने फ़ोन पर कहा था। तुम्हें अगर फ्रेश होना है तो वहाँ स्लीपर पड़े हुए हैं। या फिर बड़ी बर वक्त आई थी। उसे वाकई इस वक्त ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ वो मुँह छुपा लेती। उसे ज़िंदगी में कभी खुद को इतना अहमक और नाकारा महसूस नहीं किया था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। वो चेहरे पर पानी की छींटें मारती। पानी कुछ बहा नहीं पा रहा था, लेकिन शर्मिंदगी, ना हतक का एहसास, ना उसका रंज। सुना तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड आई है? उसने बाहर रिमशा की आवाज़ सुनी। वो सलार को छेड़ रही थी। वो जवाबन हंसा था। हाँ, आज की डिज़ास्टरस मीटिंग के बाद किसी गर्लफ्रेंड की विजिट तो डिज़र्व करता था ना मैं। वो आईने में अपने अक्स को देखते उनकी गुफ्तगू सुनती रही। दोनों अब किसी क्लाइंट और आज की मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। उसका दिल चाहा वो वापस कमरे में ना जाए। वो इस सीन से गायब हो जाना चाहती थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रिमशा खैर मुकद्दमी अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। चलो, किसी बहाने तुम्हारी बेगम तो यहाँ आई, रिमशा ने उससे मिलते हुए कहा था। सलार जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराया। चंद मिनट वो खड़ी बातें करती रही। फिर उसने कहा, अब अगली मीटिंग है तो तुम आ रहे हो क्या? हाँ, मैं आता हूँ। तुम मीटिंग स्टार्ट कर लो, मैं 10-15 मिनट में आ जाता हूँ, उसने कहा। रिमशा को खुदाफिज कहते हुए रिमशा बाहर निकल गई। तुम चले जाओ, गाड़ी आएगी तो मैं चली जाऊंगी, उसने कमरे में पड़े जूते के डब्बे में से नया जूता निकालते हुए सालार से कहा। उसे लग रहा था कि वो इस वक्त एक ख्वामखा की लाइबिलिटी बनकर आई है। तुम सैंडविच खाओ, सुबह तुमने ही बनाए थे। आज क्लाइंट के साथ लंच किया, ये नहीं खा सका। वो टेबल पर पड़े सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए उसे कह रहा था। मुझे भूख नहीं है। उसके हलक में कुछ उतारना मुश्किल हो रहा था।